आज हम लोग 2017 इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला वर्ड दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अर्थात यदि हम लोग देखें तो 2017 में सीधा फैक्ट से क्वेश्चन पहला ही आप लोगों को मिल गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, तंबाकू निषेध 5 मई को और ओजोन दिवस 16 दिसंबर की चर्चा यहां पर की गई है। तो यहां पर आप लोगों को पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की है आप लोग चर्चा करेंगे तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को 5 मई की जगह पर याद रखना है कि ये 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस की बात करते हैं तो ओजोन दिवस आप लोगों का कब मनाया जाता है? आप लोगों का 16 दिसंबर की जगह यहां सितंबर है। क्या है? सितंबर है, सितंबर है। तो ये बाय मिस्टेक हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, दिसंबर लिख दिया गया है तो हम लोगों ने इसे सितंबर कर लिया है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तंबाकू निषेध दिवस पे, जिस पे निषेध दिवस मनाया जाएगा उसी पे खूब छल्ले उड़ाए जाते हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे बड़ा सिगरेट का एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है कि नए नए यंग लड़के स्मोकिंग के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एल्कोहल और स्मोकिंग वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं इस समय। लेटेस्ट वर्तमान की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हरित गृह प्रभाव से। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ गया इसी से रिलेटेड। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है या वायु की गति बढ़ जाती है। सभी लोग फटाफट इसको बताते हुए चले। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस, जब भी आपको ग्रीन हाउस गैसेस मिलेंगी तो यहां पर आप लोगों को याद क्या रखना है? ग्रीन हाउस गैस की बात जब आप लोग करेंगे, गैस की बात करेंगे तो इसे 2 भागों में पहले तोड़ दीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस को 2 भागों में तोड़ना है। एक तो जलवाष्प के रूप में और दूसरा CO2 के रूप में 2 भागों में विभक्त कर दीजिएगा। अब दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। पहला तो वर्ड याद रखिएगा, दोनों ही ये क्या हैं? आपकी हरित गृह प्रभाव की गैसें हैं। लेकिन आपकी जलवाष्प को आप लोग कहते हैं प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस। और इसको CO2 को केवल आप लोग कहते हैं हरित गृह गैस या ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस अर्थात CO2 की मात्रा से इसको हम लोग आज भी ज्यादा फोकस करते हैं। CO2 की मात्रा, क्योंकि CO2 की मात्रा कितनी होनी चाहिए आपकी पृथ्वी में? इतने प्रतिशत, 0.03% होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा आप लोगों की CO2 की मात्रा होती है तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए तो ये क्या करेगी? ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी। यदि इससे डिक्रीज होती है या इससे नीचे जाती है तो हिमयुग या तापमान को कम करने की प्रक्रिया निर्धारित हो जाती है। तो यह पृथ्वी के लिए इतना यदि CO2 की मात्रा है तो कांस्टेंट लेवल पे होनी चाहिए सदैव। CO2 की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.03। यदि ऊपर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी। और जब CO2 ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, वातावरण में प्रभाव जब ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। जब सांद्रता बढ़ेगी तो ये ग्रीन हाउस गैस कहलाएगी और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की अर्थात वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए सहायक होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण पतझड़ वनों में या रेगिस्तान पतझड़ वनों में? फटाफट सभी लोग बताएं
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, तो यहां पर याद रखना है कि जब हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, तो यहां पर आप लोगों के जैविक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। किसमें हो जाती है? जैविक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और इसको यदि हम लोग देखें तो ये कहां पाया जाता है? भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाएंगे वो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करेंगे तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास उत्तर और दक्षिण में यदि देखेंगे, आसपास की बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ में कितने डिग्री? 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य, 10 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और यदि हम लोग 0 से 5 डिग्री की बात करेंगे, यदि हम लोग 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में कैसे वन पाए जाएंगे? इस क्षेत्र की बात करें तो यहां पर विषुवतीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? यहां पर विषुवतीय वन पाए जाते हैं, विषुवतीय वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? 1976, 1980, 1983 और 1988 में। तो स्पष्ट रूप से ये याद कर लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 1980 में भारत सरकार के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 1980 में इसको अधिनियमित किया गया था। और 1972 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, 1900 संरक्षण, याद रखिएगा। और 1986 की बात करेंगे तो यहां पर पर्यावरण संरक्षण आया था, 1986 भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो यहां पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित हुआ था, अधिनियम आया था या अधिनियमित हुआ था। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैव विविधता में से जलवायु परिवर्तन की मुख्य या प्रमुख कारक है। जैव विविधता में जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के निवास से, अनुपयुक्त कृषि कार्यों से, कृषि क्रियाओं से या जलवायु परिवर्तन से या जल प्रदूषण से। जैव विविधता में जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। तो निश्चित रूप से एक चीज याद रख लीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, इसमें ज्यादा नहीं है। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से रिलेटेड कहा। तो सबसे पहले यदि हम वनस्पतियों को ले लें, वनस्पतियों को नष्ट कर दे, नष्ट करेंगे अर्थात जो वन है, अर्थात इसका मतलब क्या है? वन जो है, वन को यदि काट दिया जाए तो यहां पर आप लोगों को एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। वन कटने का मतलब है क्या है? प्राकृतिक निवास जो है, प्राकृतिक निवास स्थल जो है, जीवों का निवास, वो क्या हो गया? वो बर्बाद हो जाएगा। और जब बर्बाद हो जाएगा तो निश्चित रूप से जैव विविधता जो है, वो जैव विविधता में जलवायु परिवर्तन के तो यहां पर बर्बाद हुआ। और दूसरा जैव विविधता में जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ उसका रीजन क्या हुआ? जब आपके वन कटे तो वन कटने से क्या हो गया? ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि हो गई, CO2 की मात्रा में वृद्धि हो गई। अब जब CO2 की मात्रा में, देखिए ये कनेक्शन है एक दूसरे से, यदि आप लोगों ने सही तरीके से कनेक्ट करने का प्रयास किया तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी कहानी कुछ ऐसी चलती है।
निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चलित स्वचालितों की संख्या, विस्फोट, सौर धनक में वृद्धि या अत्यधिक वनोन्मूलन। तो यहां पर कुछ पॉइंट आप लोगों के स्पष्ट हो जाएंगे, उसे आप लोगों को समझना है। सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो यहां पर जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग अधिक किया जाएगा, जब जीवाश्म ईंधन जलेगा तो निश्चित रूप से आपसे यहां से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलेंगी और विभिन्न प्रकार की गैसें क्या करेंगी? वायुमंडल के ताप में वृद्धि करेंगी। जब वायुमंडल के ताप में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से उससे आपके जलवायु में परिवर्तन होगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट, तेल चलित स्वचालितों की संख्या में वृद्धि, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? लग्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? लग्जरी पे फोकस कर रहे हैं। और जब लग्जरी पे फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से कारें चाहिए हम लोगों को। किन के लिए? बाइक्स चाहिए, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बाइक्स चाहिए। हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमें इंप्रेस भी तो करना है। किनको इंप्रेस करना? अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को भी तो इंप्रेस करना रहता है, पड़ोसी की भी, लोगों को भी इंप्रेस करना रहता है। तो अच्छी गाड़ियां होनी चाहिए। तो इसके जब इसका प्रचलन बढ़ेगा तो CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी। इसका जलेगी तो इससे भी CO2 की मात्रा और ग्रीन हाउसेस गैसेस उत्पन्न होंगी। तो निश्चित रूप से यह भी एक कारक होगा। और जब वन कटेंगे तो CO2 को कंज्यूम कौन करेगा? CO2 को ग्रहण कौन करेगा? पड़ोसी की बीबी तो करने आएगी नहीं अब। तो यहां पर CO2 का जो ग्रहण होगा वो कौन करेगा? आप लोग बताइए इसका। CO2 का ग्रहण कौन करेगा? पेड़ पौधे करते हैं ना अपने भोजन के निर्माण में। CO2 का ग्रहण पेड़ पौधे भोजन के निर्माण में करते हैं। भोजन के निर्माण में करते हैं। क्लियर है? ये भोजन के निर्माण में CO2 अपना जो पौधे होते हैं ये कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद आप लोगों को क्या देते हैं? लेते हैं आपसे गंदी गैस है और देते हैं आपको अच्छी गैस है। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो जब ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तो यह भी इसका एक कारक हो जाएगा। CO2 की मात्रा में वृद्धि नहीं होने देते हैं यदि वनों की संख्या में वृद्धि हो जाए। तो आपका 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। तो 1, 2 और 4, क्योंकि सूरज से जो सौर कलंक की या धधक की बात कही गई है ये किसके लिए नुकसानदेह है? ये आपके जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है या रेडियो धर्मी चीजें हैं जो या आयनिक चीजें हैं। इनसे आयनिक चीजें हैं जैसे आयन मंडल से आप लोगों के टेलीविजन की बात करें तो वहां से आपको रेडियो एक्टिव किरणें मिलती हैं। यहाँ पर आपके आयन निर्मित होते हैं और आपके दूरसंचार माध्यम होता है। ये सौर कलंक उनको इफेक्ट पहुंचाती है, क्लाइमेट को नहीं इफेक्ट पहुंचाती है, आपके वायुमंडल के ताप को नहीं बढ़ाती है। ठीक है, तो इसका कोई रोल नहीं होगा। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। झांसी की खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। किसके लिए लड़ी थी? भारत के लिए लड़ी थी कि खुद के लिए लड़ी थी? फटाफट बताएं। चलिए, झांसी की रानी की बात आ गई है तो झांसी की रानी की भी बात हम लोग समझ ही लेते हैं यहां पर कि झांसी की रानी का पार्क कब निर्मित किया गया है? फटाफट बताएं। तो फटाफट बताएं, राष्ट्रीय पार्क कहां पर निर्मित है और कब निर्मित किया गया है? सभी लोग बताएं। ठीक, फटाफट इसको बताते हुए चलें। तो यहां पर समझिएगा कि इसका निर्माण कहां पर किया गया है? ये बंगाल की खाड़ी में किया गया है। बंगाल की खाड़ी के पास, बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा, पहला पॉइंट जो है इसका याद रखना है आप लोगों को, वो है बंगाल की खाड़ी में इसका निर्माण किया गया है। दूसरा पॉइंट इसका जो आप लोगों को याद रखना है कि कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका निर्माण किया गया है। कब निर्माण किया गया था? 1996 में इसका निर्माण किया गया था। कि कहां पर? अंडमान निकोबार, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल या कोयला? फटाफट बताएं। सबसे न्यूनतम जो आपका उत्पन्न करेगा
प्रदूषण वो कौन होगा, वो हाइड्रोजन होगा। डीजल तो चल ही रहा है, मिट्टी का तेल हम लोग यूज ही करते हैं, कोयला हम लोग यूज ही करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इन सबको यूज करते हैं तो अच्छी खासी हम लोग क्या करते हैं, वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं इन तीनों से। तो निश्चित रूप से ये तीनों तो नहीं है, हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो शायद कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका यहां पर राइट आंसर होगा। सीधा सीधा फैक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट को जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क की बात करें, या दुधवा नेशनल पार्क, फटाफट बताइए कौन सा सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है। जिम कॉर्बेट का निर्माण किया गया है, सबसे पहले जिम कॉर्बेट का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, 1936 में इसका निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों का बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल जैविक संगठन का सही क्रम है, कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, फटाफट बताइए सही क्रम क्या होगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान तरीका है, फटाफट बताते हुए चलिए। कह रहा है जीव से जैव मंडल तक की बात करनी है हम लोगों को, जीव से जैव मंडल तक की। अभी शादी की बात करते लप दे आंसर देते। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगी, जनसंख्या। जनसंख्या किससे निर्मित हो रही है, समुदाय से। समुदाय किससे निर्मित हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र से। और पारिस्थितिकी तंत्र किससे निर्मित हो रहा है, भूदृश्य से। क्लियर हो रहा है कि जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य एक सीक्वल में आपका प्रक्रिया चलेगी। किसमें, एक सीक्वल में आगे प्रक्रिया चलेगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट, फटाफट बताते हुए चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल्स, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। फटाफट बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फटाफट सभी लोग बताते हुए चलें। सभी लोग सही सही बताते हुए इसको चलें कि कौन सा इसका सही सुमेलित नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं हम लोग तो थर्मल पावर स्टेशन की बात करते हैं, निश्चित है। हाइड्रो की अगर बात हो जाती तो यहां पर थर्मल का मतलब क्या हो गया, कोयले को जलाकर बिजली उत्पन्न करना। किसको, कोयले को जलाकर बिजली उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है, ऑटोमोबाइल से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड निकलती है, ऑक्साइड निकलती है। तो यह तो नहीं हो सकता है भैया, ये वाला सुमेलित नहीं हो सकता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की गई। और यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हो रही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपके जो परफ्यूम यूज करते हैं, परफ्यूम मैं तो यूज ही नहीं करता भैया, डीओ, ठीक, परफ्यूम, डीओ और एसी ये हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है कि ये यूज करें, ये सब तो गरीब लोग हैं। ठीक है, तो परफ्यूम हो गया, डीओ हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर, हम लोग तो घड़े का पानी पीते, रेटर। ठीक, तो यहां पर यदि हम लोग देखेंगे तो इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। नेक्स्ट नीचे आते हैं, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। मौसम होना चाहिए यहां पर, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे, गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से
जब भी जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी इसमें क्या हो जाती है, इन्वॉल्व रहती है। यदि CO2 की मात्रा अर्थात ऊष्मा की मात्रा बढ़ी तो हमारा बॉडी ही झेलती है उसे, तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक तनाव, एक स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट कथन है। दूसरा कह रहा है मौसम की चरम दशा की बारंबारता, जब आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो आप लोग अनएक्सपेक्टेड वर्षा, अनएक्सपेक्टेड गर्मी, अनएक्सपेक्टेड सर्दी, इसकी बारंबारता बढ़ती चली जाएगी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही कथन स्पष्ट रूप से सही है, और पहला कथन की दूसरा जो कारण है वह स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। क्लियर है? तो आपका ए ऑप्शन बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हम लोग देखें 2017 में पहला क्वेश्चन था, जिसमें आप लोगों का इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चन है, और एक आप लोगों का CFC की समझ वाला क्वेश्चन था, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता थी। अदरवाइज 2017 का क्वेश्चन पेपर जो था वो पूरा का पूरा फैक्ट बेसिस था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 2017 के इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आए हुए प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब जिन छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वह इन नंबरों पे कॉल कर सकता है।